हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्डोर एडुडेन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली देंगे, उसी के साथ हम फिर से आज आपके पास आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस है और इसके अंदर में एक सबसे मेन न्यूज है कि एशियान समिट हो रही है। अब उसके लिए हमारे जो पीएम है, पीएम मोदी गए हुए हैं, लाओस गए हैं वो। और इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि एशियान है क्या। एशियान जो है वो एक समूह है कंट्रीज का, इंटर गवर्नमेंटल समूह है, जिसके अंदर 10 से 11 कंट्रीज आती हैं। 11वीं कंट्री है वो ईस्ट तिमोर, अभी अभी ऐड हुई है, क्योंकि वो मेरे पास रिलायबली कई जगह पर एशियान की साइट पे नहीं मिला, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया है। लेकिन जो 11th कंट्री है वो है ईस्ट तिमोर। ठीक है, इसकी कैपिटल है दिल्ली। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो मेरे पास ऑथेंटिक होगा मैं वही आपको बताऊंगा। ये एक इंफॉर्मेशन है कि 11th अगर कंट्री आती है तो वो ईस्टर्न। ये 10 कंट्रीज हैं और ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के आती है। जो इंडिया है, इंडिया के ईस्ट साइड में जैसे कि म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। और ये सब जो कंट्रीज हैं, ये सब कंट्रीज लगभग एक जीडीपी इसका जो समूह बनाती है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इन सब की जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास की है। और ये लगभग आधे बिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इन्होंने जो ये बनाया है एशियान, इनका जो मेन मकसद ये है कि यहाँ पर ये इंटरनेशनल ट्रेड और रिलेशनशिप में अंदर एक हार्मनी बनाए और जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड इनका बढ़ सके, एक ग्रुप बनाया गया। इसके अंदर एक और भी है कि काउंटर करना चाहते हैं चाइना को, क्योंकि नजदीक में ही चाइना आता है और चाइना के जैसे कि इंडिया के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं, इन सबको भी वो एज ए बिग ब्रदर, वो बिग एनिमी की तरह देखता है और उनके साथ कुछ ना कुछ उनके बाउंड्री डिस्प्यूट चलते हैं। जैसे कि मैं कभी आपको बताएंगे कि 9 डैश लाइन है एक, जो साउथ चाइना सी के अंदर है और जहां पर वो पूरे साउथ चाइना सी को जो चाइना है वो क्लेम करता है। तो इस बार की जो 21st एशियन समिट है वो हो रही है लाओस में। लाओस जो है, यहां पर हमारे जो पीएम मोदी, इंडिया और जापान दोनों के दोनों कंट्रीज हैं वो इनवाइट किए गए थे। और पीएम मोदी ने यहां पर 10 पॉइंट प्लान अनाउंस किया है एशियन कंट्रीज के लिए। तो ये 10 पॉइंट जो हैं ये इसलिए भी अनाउंस किए गए हैं क्योंकि 2015 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे आया था। उससे पहले क्या होता था कि हम देखते थे, और इस समय जो 2015 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंदर में हम ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और ईस्ट के सब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे। उसके 10 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 10 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया है एशियन कंट्रीज के लिए। और उसके जो 10 पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से, एक तो उसकी थीम है इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस। इसमें ये कहना चाहता है कि जो कनेक्टिविटी है उन सबको बढ़ाया जाएगा और एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाया जाएगा। और जो 10 पॉइंट है उनके अंदर में अलग अलग स्ट्रीम के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि एक $5 मिलियन की एक इंडस्ट्री है। उसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर में अलग अलग समिट्स होंगी, यूथ समिट होगी, उसके अलावा फीमेल समिट होगी, है स्टार्टअप समिट होगी। इसके साथ साथ अलग अलग तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे ताकि एक कल्चरल हार्मोनी बन सके। इसके अलावा वुमेन की सोसाइटी, साइंटिस्ट की सोसाइटी मिलेगी। इसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके अलावा जो एशियन इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट है उसकी ज्यादा एनालिसिस की जाएगी और बाकी 2 अगले साल तक उसका कुछ ज्यादा अच्छा से रिव्यू आ सके। डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम होगा, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पे काम होगा, उसके अलावा इन्वायरमेंट पे काम होगा और साइबर सिक्योरिटी, जो कि आज के दिन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो वियतनाम है वहां पर कहा जाता है कि बहुत सारे जो साइबर सेल हैं वो एक्टिव हैं और कई रिपोर्ट्स आई हैं कि कई बार केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कि वियतनाम से बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन को साइबर फ्रॉड करते हैं। और एक साइबर फ्रॉड है वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है क्योंकि जो नेट है उसी से आजकल सब कुछ कनेक्टिविटी चलती है। तो इन सब को, इन 10 पॉइंटों को इस बार पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और इस बार ये एशियन समिट का इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अब नोबेल प्राइज, कल हमने आपको केमिस्ट्री का बताया था, इस बार में लिटरेचर का मिला है। और लिटरेचर का मिला है हैन कैंग, जो है वो साउथ कोरिया की पहली नेशनल बनी है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में।
इससे पहले किसी को भी नहीं मिला है, और ये 18वीं फीमेल हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। इनकी एक नोवेल है द वेजिटेरियन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जो है एक औरत की कहानी है जो स्ट्रगल करती है सोसाइटी के साथ कि भैया उसे मीट से एलर्जी है और वो मीट के अगेंस्ट में काम करती है, और जो सोशल टैबू है उसके सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाके जो काम करती है, उसके बारे में एक कहानी है वेजिटेरियन। कभी इसका एनालिसिस करेंगे, पढ़ी तो तब बताएंगे। पिछली साल जो है वो जॉन फॉस को मिला था, वो नॉर्वे के थे, उन्हें मिला था हमारी पिछली बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक एनडीसी की स्थापना की है, NAC, नेशनल एग्रीकल्चर कोड। नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्या है कि जिस हिसाब से हमारे यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसने नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाने की कोशिश की। उसने क्या कहा है, जैसे कि पिछले कुछ टाइम पे नेशनल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल कोड बनाया है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जिसके हिसाब से हमारी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी या इलेक्ट्रिकल वर्क है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह से BIS ने NAC की स्थापना करने की बात की है, ताकि एग्रीकल्चर के कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए जा सके और कुछ कोड्स बनाए जा सके, जिनको अगर हम यूज करते हैं तो हम एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब जो NAC है, NAC इसके लिए क्या करेगा, इसने एक डेडलाइन की है कि अक्टूबर 2025 तक ये एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, जिसके अंदर हमें यह पता चलेगा कि उस कोड में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करेंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में BIS ने बनाया है। और इसके लिए एक SADF, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम किसी भी लैब में काम करते हैं, किसी टेस्टिंग के लिए काम करते हैं, उसी तरह से SADFs बनाए जाएंगे। SADF का है स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म। यहां क्या होगा, यहां उन कोड्स की स्टडी होगी कि कैसे करना चाहिए, कैसे इरिगेशन करना चाहिए, कैसे एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, कैसे एक प्रॉपर कोड के तरीके से काम किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और हमें एग्रीकल्चर है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से हो सके। ये है हमारा NAC। उसके बाद जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, हमारा एक लेक्चर था ईरान इजराइल के ऊपर, वहां पर हमने देखा था कि हिजबुल्लाह और हमास तरह कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। अभी इंडियन होम मिनिस्ट्री ने एक हिजबुत ताहिर नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बैन कर दिया गया है। और जो बैन किया है वो किया है UAPA, प्रिवेंशन ऑफ टेरर अंडर प्रिवेंशन, जो इस एक्ट के अंडर में उसे बैन किया गया। अब इससे पहले हम बताएंगे ये हिजबुत ताहिर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक 1953 की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसका काम क्या है, वो एक जेरूसलम में बनी, और जो मेन उसका मोटिव ये है कि एक कैलिफेट बनाया जाए जो जेरूसलम से लेते हुए, मतलब कि इजराइल से लेते हुए इंडिया तक एक पूरी कैलिफेट बनाई जाए और पूरा का पूरा एक मुस्लिम ब्रदरहुड बनाया जाए। ये इसका था, और जो इस बार अभी कल ही 10 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको बैन किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अभी इसको बैन करने वाली पहली कंट्री है। मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज इसको बैन ऑलरेडी कर चुकी हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो है आज का। आज है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यूएन का आज ये डे है, और इसके जो थीम है वो है कि गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। हमें एक ऐसा पॉपुलेशन और इस हिसाब से गर्ल्स के साथ वो करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में काम कर सके, उनको एक अपनी पोटेंशियल तक जा सके और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।